नमस्कार साथियों, आप सभी का टॉप 30 क्लासेस में स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हमारे इस प्लेटफॉर्म पर आपको रेलवे एसआई, कांस्टेबल और एनटीपीसी के साथ साथ एसएससी के सभी एग्जाम फ्री ऑफ कॉस्ट कराए जा रहे हैं। आज हम उसी की कड़ी में लेकर आए एक नया सेगमेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में आज हमारी बातें होने वाली है। आज से आपका भारत का संविधान भी स्टार्ट हो जा रहा है। इसी सिलसिले में हम लोग आज बात करेंगे भारत के संविधान के बारे में। तो आइए समय को गवाए बगैर हम लोग देखते हैं अपने भारत के संविधान को, देखते हैं अपने भारत के संविधान में क्या क्या चीजें हैं और कैसे कैसे। आइए बढ़ते हैं हम लोग आगे, देखते हैं हमारा संविधान क्या है, कैसा है, उसके बारे में थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। तो मेरे भाई, जो भारत का संविधान है तो उसको सबसे पहले अनुसूचियों में बांटा गया। भारत के संविधान को अनुसूचियों में बांटा गया। अब जब भारत का संविधान बनाया गया था, जिसको हम लोग बोलते हैं मूल संविधान, तो उस समय हमारे भारत के मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थी। भारत के मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान समय में इन अनुसूचियों की संख्या बढ़कर अब 12 हो गई है। अब इन अनुसूचियों को भागों में बांट दिया गया, अनुसूचियों को कई भागों में बांट दिया गया था। ठीक है मेरे भाई, तो जब हमारा संविधान बना था, यानी कि मूल संविधान में भागों की संख्या जो थी वो 22 थी। यानी कि मूल संविधान में अनुसूचियों को 22 भागों में बांट दिया गया था, लेकिन वर्तमान समय में मेरे भाई इन्हीं अनुसूचियों को अब 25 भागों में बांट दिया गया। इसका मतलब ये है कि मूल संविधान में हमारा जो संविधान के 22 भाग हैं, जबकि वर्तमान में संविधान के 25 भाग हैं। अब इसी भाग को, संविधान के इस भाग को फिर से बांट दिया गया अनुच्छेद में। संविधान के इस भाग को, यानी कि जो हमारे 22 भाग मूल संविधान में हुआ करते थे, उसको अनुच्छेद में बांट दिया गया। अब इस अनुच्छेद में हमारे मूल संविधान में 395 अनुच्छेद हुआ करते थे, लेकिन अब यही बढ़कर वर्तमान समय में 448 अनुच्छेद हो गए मेरे भाई। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो भारत का संविधान है उसको सबसे पहले अनुसूचियों में बांटा गया, फिर अनुसूचियों को भागों में बांटा गया, अब इस भाग को अनुच्छेद में बांट दिया गया है। इस तरीके से हम अपने संविधान को पढ़ेंगे मेरे भाई। तो सबसे पहले आज हमारी बातें होने वाली अनुसूचियों पर, उसके बाद धीरे धीरे हमारी बातें भाग पर चलेगी और उसके बाद अनुच्छेद को हम लोग पूरे विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है मेरे भाई, तो आइए हम लोग देख लेते हैं। मैं एक बार फिर से आपको रिकैप कर देता हूँ। ये जो अनुसूची है मूल संविधान में 8 थी, जबकि वर्तमान में ये 12 है। और भाग की बात करें तो मूल संविधान में कुल 22 भाग थे हमारे संविधान के, लेकिन वर्तमान में हमारे संविधान में कुल 25 भाग हो चुके हैं। और अनुच्छेद की बात करें तो हमारे संविधान में कुल 395 अनुच्छेद हुआ करते थे हमारे मूल संविधान में, लेकिन वर्तमान समय में ये अनुच्छेद बढ़कर हो चुके हैं 448। ठीक है मेरे भाई, इस तरीके से हम अपने अनुसूची, भाग और अनुच्छेद को थोड़ा बहुत जान गए कि कितने अनुच्छेद हैं, कितने हमारे अनुसूचियां हैं और कितने हमारे भाग हैं। मूल संविधान में कितने थे और वर्तमान में उसकी स्थिति क्या है, इस तरीके से हम इसको देख पाए। आई होप आपको बातें समझ में आ गई कि मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे, कितने अनुसूचियां थे और कितने भाग थे, और वर्तमान में उसकी स्थिति क्या है। ठीक है मेरे भाई, तो आइए हम बात करते हैं आगे अनुसूचियों की तरफ। अगर हमारे वर्तमान समय में 12 अनुसूचियां हैं, सर वो कौन कौन है, और हमारे मूल संविधान में जो 8 अनुसूचियां थी वो कौन कौन थी, और 8 में जो 4 हमारे बढ़कर 12 हुए वो चारों कौन हैं, इन सबको हम लोग डिटेल से देखने वाले हैं। आइए मेरे भाई चलते हैं अपने अनुसूचियों पर। तो ये रही हमारी अनुसूचियों का कुछ लिस्ट मैंने आपके लिए बना के रखा है, ताकि हमारा समय कम लगे और आपको समझ में अच्छे से आ जाए मेरे भाई। ठीक है, तो हम बात करते हैं बारी बारी से सभी अनुसूचियों की। तो मेरे भाई हम आपको बता दें कि वर्तमान समय में जो अनुसूचियों की संख्या वो 12 है, जबकि हमारे मूल संविधान का मतलब जब संविधान बनाया गया था उस समय हमारे पास कुल 8 अनुसूचियां थी। तो शुरू की जो 8 अनुसूचियां हैं ये हमारे मूल संविधान के हैं, जबकि उसके बाद के जो 4 अनुसूचियां आपको मिलेंगी तो मेरे भाई वो जाकर जोड़ा गया है वर्तमान समय। ठीक है मेरे भाई, उनको जोड़ा गया है, मूल संविधान के बाद उनको बनाया गया है। तो आइए इनको देख लेते हैं कि हमारी पहली अनुसूची क्या कहती है, और ऐसे करके बारी बारी सभी अनुसूचियों को देखते हैं। तो मेरे भाई जो मेरी पहली अनुसूची करती है उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं कि जो मेरी पहली अनुसूची है वो क्या बताती है, संघ राज्य क्षेत्रों के नाम तथा उसकी सीमाएं और उसका न्यायिक क्षेत्र। मतलब कि सर, मतलब कि ये जो हमारी पहली अनुसूची है वो हमारे पूरे के पूरे देश के जो भी संघ राज्य हैं, यानी कि संघ का मतलब पूरा केंद्र होता है और केंद्र के अंदर जितने भी राज्य समाहित है
उनके बारे में ये विवरण देता है कि उनका क्षेत्र कहाँ कहाँ है, उनकी सीमाएं क्या क्या है, उनका नामकरण क्या क्या है। तो यही कहा जाता है पहले अनुसूची में कि संघ राज्य क्षेत्रों के नाम तथा उनकी सीमाएं एवं न्यायिक क्षेत्र क्या क्या है। यह हमारी पहली अनुसूची बताती है कि हमारा जो देश है, ठीक ना, मेरा जो देश है हमारा, वो देश क्या है, कई राज्यों का संघ है, यानी कि कई राज्यों को मिलाकर हमारा देश बनाया गया। इसलिए हम लोग भारत को क्या बोलते हैं, राज्यों का संघ। भारत क्या है, राज्यों का संघ है, इसीलिए यहाँ ये शब्द जोड़ा गया है संघ राज्य, यानी कि भारत की बात कर रहा। संघ राज्य का मतलब पूरा भारत, जो कि राज्यों का क्या है, एक ग्रुप है, एक समूह है, जिसको हम लोग संघ राज्य बोलते हैं। तो वही कहा कि संघ राज्य क्षेत्रों के नाम, यानी कि इस संघ के अंदर जो जो राज्य क्षेत्र हैं उनके नाम क्या क्या है, इसके बारे में पहली अनुसूची बताता है। और साथ ही साथ उनकी सीमाओं के बारे में यह बताता है कि उनकी सीमाएं कहां से कहां तक है, और उनका नामकरण तक भी यह हमारी अनुसूची बताता है कि किस राज्य का सीमा कहां से कहां तक है, उसका नामकरण क्या क्या है। और सीमाओं के राज्य, ठीक ना, राज्य के सीमाओं में परिवर्तन भी इसी अनुसूची के अंतर्गत किया जाता है, उसके नाम में परिवर्तन भी इसी अनुसूची के अंतर्गत किया जाता है मेरे भाई। और साथ ही साथ उन राज्यों के न्यायिक क्षेत्र कहां तक होंगे, उनका विस्तार कहां तक होगा, ये हमारी पहली अनुसूची बताती है। आई बात समझ मेरे भाई कि ये जो पहली अनुसूची जो यहाँ पर लिखा है संघ राज्य क्षेत्रों के नाम तथा उनकी सीमाएं और न्यायिक क्षेत्र, तो आई होप आपको बातें समझ में आया होगा कि संघ राज्य का मतलब क्या है। संघ राज्य का मतलब मैंने आपको बता दिया कि हमारा जो भारत है वो कई राज्यों का समूह है, इस समूह को ही हम लोग बोलते हैं संघ, इसलिए हमारा जो भारत है वो राज्यों का संघ कहलाया है। तो इसी भारत के बारे में बात हो रहा है, जो मेरा भारत यानी कि राज्य संघ की बात करते हैं, संघ राज्य की बात करते हैं, ठीक ना। संघ राज्य क्षेत्रों के नाम, यानी कि हमारा जो देश है उसके साथ जितने भी हमारे राज्य जुड़े हैं उनका नाम क्या क्या है, उनकी सीमाएं कहां कहां तक है, उनका विस्तार कहां कहां तक है, और उनके नाम में परिवर्तन किया जा सकता है इस अनुसूची के अकॉर्डिंग, और उसके साथ उनका न्यायिक क्षेत्र का विस्तार क्या है, ये सब हमारे पहली अनुसूची में बताया गया मेरे भाई। अब बात करते हैं अपनी दूसरी अनुसूची की। जब हम दूसरी अनुसूची में बढ़ते हैं तो दूसरी अनुसूची में आता है हमारे पद अधिकारियों के वेतन और भत्ते से। पद अधिकारियों के वेतन और भत्ते से संबंधित है मेरे भाई। अब ये पद अधिकारी कौन है, बात इस पर भी होती है कि आखिर हमारे देश के पद अधिकारी कौन है। तो मेरे भाई मैं आपको बता दूं, पद अधिकारी का मतलब होता है राज्यसभा, लोकसभा और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। ये जो हमारे होते हैं इन सभी अधिकारियों को हम लोग पद अधिकारी बोलते हैं। यानी कि राज्यसभा में जो जो लोग भी रहते हैं, जितने भी हमारे प्रतिनिधि रहते हैं वो सभी पद अधिकारी कहलाते हैं। ऐसे ही लोकसभा में जितने भी हमारे प्रतिनिधि रहते हैं वो सभी पद अधिकारी कहलाएंगे, और ऐसे ही हमारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो भी अधिकारी हैं वो सभी के सभी हमारे क्या है, पद अधिकारी हैं। तो उनके वेतन और भत्ते से संबंधित होता है हमारी दूसरी अनुसूची। तो यही दूसरी अनुसूची कह रहा है कि पद अधिकारियों के वेतन और भत्ते से संबंधित है हमारी दूसरी अनुसूची। अब बात आती है तीसरी अनुसूची की। तो मेरे भाई अब तीसरी जो अनुसूची है इन पद अधिकारियों के शपथ ग्रहण संबंधित है, यानी कि जो पद अधिकारी है उनको शपथ दिलाया जाता है दूसरी अनुसूची के अंतर्गत। उस शपथ में क्या क्या मेंशन होगा ये सब चीजें तीसरी अनुसूची बताता है मेरा, ठीक है। तो तीसरी अनुसूची क्या करता है मेरे भाई, तीसरी अनुसूची करता है पद अधिकारियों के शपथ ग्रहण से के प्रारूप। तीसरी अनुसूची क्या करता है, पद अधिकारियों के शपथ ग्रहण के प्रारूप, यानी कि इस अनुसूची के अंतर्गत कोई भी पद अधिकारी, चाहे वो राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, ठीक है ना, राज्यपाल हो, चाहे कोई भी हो, वो अपने पद पर रहने के लिए वो शपथ ग्रहण किस तरीके से करेगा, उस शपथ ग्रहण में शपथ पत्र पर क्या लिखा होगा ये डिसाइड करता हमारा अनुसूची तीसरा। आई होप बात को आपको बातें समझ में आई होगी कि तीसरी अनुसूची में क्या क्या मेंशन किया जा सकता है। चलते हैं हम अब आगे बढ़ते हैं अपनी चौथी अनुसूची पर, देखते हैं हमारी चौथी अनुसूची क्या करती है। मेरे भाई चौथी अनुसूची जो है वो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों के बंटवारा के बारे में बात करती है। जैसे कि आपको पता है कि हमारे देश में चुनाव होता रहता है, तो ऐसे ही राज्यसभा का चुनाव भी होता है, लोकसभा का भी चुनाव होता है। तो अब ये राज्यसभा में केंद्र शासित प्रदेश के कितने प्रतिनिधि होंगे और हमारे जो राज्य हैं उनके कितने प्रतिनिधि होंगे,
उन्हीं के सीटों का बंटवारा इस चौथी अनुसूची के अंतर्गत किया जाता है। तो यही कह रहा हूं हमारी चौथी अनुसूची कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का बंटवारा या आवंटन, यानी कि राज्यसभा के अंदर जितने भी हमारे संघ राज्य में राज्य हैं उनके कितने प्रतिनिधि राज्यसभा में होंगे और केंद्र शासित प्रदेश के कितने प्रतिनिधि राज्यसभा में होंगे, इसी के बारे में सीटों का बंटवारा करता है हमारा चौथी अनुसूची। आई होप आपको चौथी अनुसूची समझ में आ गई कि चौथी अनुसूची में क्या होने वाला है। मेरे भाई, चौथी अनुसूची में राज्यसभा में जो चुनाव होता है उस चुनाव में कितना सीट केंद्र शासित प्रदेश के लिए है और कितना सीट हमारे बाकी राज्यों के लिए है, यह बातें हमारी चौथी अनुसूची के अंतर्गत बताई गई है। अब बात करते हैं हम अपनी पश्चिमी अनुसूची से। तो मेरे भाई, जब हम पश्चिमी अनुसूची में पहुंचते हैं तो यहाँ आता है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में हमारा प्रशासन कैसा होगा और उस पर नियंत्रण कैसा होगा, ये बताता है हमारा पश्चिमी अनुसूची। यानी कि पश्चिमी अनुसूची हमारे देश में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन और उसके नियंत्रण के बारे में बताता है हमारी पश्चिमी अनुसूची। पश्चिमी अनुसूची यह बताता है कि अगर हमारे देश में कहीं पर कोई जनजाति क्षेत्र है या फिर अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है तो वहां का प्रशासन कैसा होगा और वहां पर नियंत्रण किस प्रकार से किया जाएगा और वहां का नियंत्रण किसके हाथ में होगा, यह बताती है हमारी पश्चिमी अनुसूची। ठीक है मेरे भाई, अब आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलता है छठवीं अनुसूची। तो छठवीं अनुसूची में कुछ स्पेशल प्रकार के हमारे राज्य को कैटेगराइज कर दिया गया है जिसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पाए जाते हैं। उन राज्यों के प्रशासन और उनके नियंत्रण के बारे में थोड़ा सा क्लासिफाई कर दिया गया है। तो यही हमारी छठवीं अनुसूची बताती है कि असम, मेघालय और त्रिपुरा के साथ साथ मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के प्रशासन के बारे में बताता है। ठीक है ना मेरे भाई, ये जो हमारे देख रहे हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये वो क्षेत्र है जहां पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, इनकी जनसंख्या ज्यादा है। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं ये हमारे जनजाति क्षेत्र है। तो अब इन जनजाति क्षेत्र को क्लासिफाई कर दिया गया, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये जो हमारे जनजाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र हैं इनके प्रशासन के बारे में डिटेल से समझाया गया है इस हमारे छठवीं अनुसूची के अंतर्गत। अब आगे बढ़ते हैं तो हमें प्राप्त होता है सातवीं अनुसूची। मेरे भाई, अभी जो सातवीं अनुसूची है, ये सातवीं अनुसूची है ये किससे संबंधित है? तो मेरे भाई, ये जो सातवीं अनुसूची है ये केंद्र और राज्य इन दोनों के संबंध से संबंधित है। यानी केंद्र का राज्य के साथ क्या संबंध होगा, राज्य का केंद्र के साथ क्या संबंध होगा, इस बारे में बताता है हमारे सातवीं अनुसूची। यानी कि सातवीं अनुसूची जो है केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा करता है। यानी कितनी शक्ति राज्य के पास होगी और कितनी शक्ति हमारे केंद्र के पास होगी, यह बताती है हमारी सातवीं अनुसूची। और इसी सातवीं अनुसूची में ही हमारे सभी के सभी जितने भी निर्णायक सब्जेक्ट विषय हैं उनको विभाजित कर दिया गया है। तो इस सूची के अंतर्गत जितने भी पूरे के पूरे विषय हैं उनको तीन भागों में बांटा गया है। कुछ को बोला गया है केंद्र सूची और कुछ को बोला गया है राज्य सूची, और जो भी बच गए हैं उनको समवर्ती सूची में रखा गया है। अब केंद्र सूची के अंतर्गत कितने विषय हैं मेरे भाई? तो केंद्र सूची के अंतर्गत कुल 98 सब्जेक्ट को रखा गया है, 98 विषय को रखा गया है। जबकि राज्य सूची के अंतर्गत मेरे भाई, जबकि राज्य सूची के अंतर्गत 59 मतलब 59 विषय को रखा गया। 59 मतलब 59 विषय को रखा गया। आप देख सकते हैं कि संघ सूची में कुल 98 विषय हैं, राज्य सूची में कुल 59 विषय हैं, जबकि समवर्ती सूची में कुल 52 विषय को रखे गए हैं। अब ये संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची क्या है, इसको भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। संघ सूची में जितने भी विषय हैं मेरे भाई, उसके ऊपर कोई भी नियम कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार का होता है। संघ सूची में जितने भी विषय हैं उन विषय पर जो भी नियम कानून बनाया जाएगा
वो केवल और केवल केंद्र सरकार के द्वारा बनाया जाएगा। उस विषय के ऊपर किसी भी राज्य सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। ठीक है, वैसे ही हम राज्य सूची की बात करें मेरे भाई, तो राज्य सूची के अंतर्गत जितने भी विषय रखे गए हैं, राज्य सूची के अंतर्गत कुल जितने भी विषय रखे गए मेरे भाई, उन विषय पर नियम कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य का होता है। उस विषय पर केंद्र हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। ठीक है, ऐसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो हम एक समवर्ती सूची मिलता है। तो समवर्ती सूची के अंतर्गत जितने भी विषय होते हैं मेरे भाई, उसके ऊपर केंद्र सरकार भी अपना नियम कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी अपना नियम कानून बना सकती है। अगर समवर्ती सूची पर अगर एक ही विषय के ऊपर केंद्र सरकार भी अपना नियम बनाई है और राज्य सरकार भी अपना नियम बनाई है मेरे भाई, तो उस विषय पर केंद्र सरकार का नियम मान्य हो जाता है, जबकि राज्य सरकार का नियम अमान्य माना जाता है। ठीक है मेरे भाई, क्योंकि केंद्र सरकार का जो नियम है वो सर्वोच्च माना जाता है समवर्ती सूची के ऊपर। अगर समवर्ती सूची किसी एक पर्टिकुलर विषय पर राज्य सरकार भी कोई नियम बना देती है और केंद्र सरकार भी कोई नियम बना देती है, तो केंद्र सरकार का नियम वैलिड हो जाता है, जबकि हमारे राज्य सरकार का जो नियम है उसको इनवैलिड मान लिया जाता है। तो इस तरीके से हमारी जो 7वीं अनुसूची है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है मेरे भाई। 7वीं अनुसूची जो है वो केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा करता है कि कितनी शक्ति राज्य के पास होगी, कितनी शक्ति केंद्र के पास होगी। ठीक है, तो इसीलिए इसमें लिखा गया है 7वीं अनुसूची में संघ एवं राज्यों के मध्य संबंध, यानी कि संघ और राज्य के मध्य कौन सा संबंध कैसा होगा, इसके बारे में ये जिक्र करता है हमारी 7वीं अनुसूची। और इसी में हम इसको इस नाम से भी जानते हैं, संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन या बंटवारा। यानी कि संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन और बंटवारे के बारे में जो संबंध रखता है वो हमारी 7वीं अनुसूची रखता है। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट अनुसूची जिसका नाम है 8वीं अनुसूची। मेरे भाई जो 8वीं अनुसूची है, इस 8वीं अनुसूची के अंतर्गत हमारे पूरे भारत के अंदर बोली जाने वाली मान्यता प्राप्त कुल 22 भाषाओं को रखा गया है। ठीक है ना, यानी कि हमारे भारत में बोली जाने वाली कुल 22 भाषाओं को हमारे 8वीं अनुसूची में रखा गया है। इन 22 भाषाओं को ही मान्यता प्राप्त है। ठीक है मेरे भाई, तो 8वीं जो अनुसूची है वो क्या है, मान्यता प्राप्त भाषाओं से है। 8वीं अनुसूची मान्यता प्राप्त भाषाओं से है और इसके अंतर्गत कुल 22 भाषाओं को रखा गया है 8वीं अनुसूची में। तो मैं आपको फिर से बता दूं मेरे भाई कि जब मेरा संविधान बनाया गया था स्टार्ट में, यानी कि हम जिसको कहते हैं मूल संविधान, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ था, उस समय की मैं बात करूं तो हमारे मूल संविधान में कुल 8 अनुसूची ही थे। ठीक है मेरे भाई, हमारे मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियां ही थी, लेकिन वर्तमान में ये बढ़कर 12 हो चुकी हैं। तो अब ये जो 8 अनुसूचियां हैं, ये 1 से लेकर 8 तक, ये सभी के सभी हमारे मूल संविधान के अनुसूचियां हैं। बाकी जो अनुसूचियां हैं ये बाद में ऐड की गई। तो बाद में जब ऐड की गई तो सबसे पहली अनुसूची 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। यानी कि जब हमारे देश में पहला संविधान संशोधन हुआ, जब हमारे देश में पहला संविधान संशोधन हुआ संविधान के अंतर्गत हमारे, तो उस पहले संविधान संशोधन के अंतर्गत 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। पहले संविधान संशोधन के अंतर्गत 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। और ये जो 9वीं अनुसूची है ये भूमि सुधार और जमींदारी प्रणाली के उन्मूलन से संबंधित है। ठीक है मेरे भाई, यानी कि जब हमारा देश आजाद हुआ था, या आजादी से पहले की भी मैं बात करूं तो उस समय हमारे देश में जमींदारी प्रथा बहुत जोरों शोरों से थी। जमींदारों का बहुत ज्यादा बोलबाला हुआ करता था और वहां पर गरीबों का बहुत ज्यादा उन्मूलन लोग करते थे, जो जमींदार लोग हुआ करते थे। तो उन सबको देखते हुए हमारे संविधान ने अपने संविधान के अंदर कुछ परिवर्तन किया। हमारे देश के जो बड़े बड़े नेता परेता लोग थे, यानी कि जो हमारे राजनेता थे, वो लोगों ने विचार बनाया कि अपने संविधान के अंदर अब ये जो भूमि सुधार की बातें हैं, जमींदारी प्रथा की बातें हैं, इनको सम्मिलित करना चाहिए, ताकि जो गरीब दुखिया लोग हैं उनके ऊपर ये जो उन्मूलन हो रहा है, प्रताड़ना हो रही है, वो ना हो पाए। ठीक है मेरे भाई, इसलिए पहला जब संविधान संशोधन हुआ
तो पहले संविधान संशोधन के अंतर्गत हमारी 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है। अब ये जो 9वीं अनुसूची है ये भूमि सुधार और जमींदारी प्रथा उन्मूलन से संबंधित है, यानी कि भूमि सुधार के बारे में ये बताता है। अब आगे बढ़ते हैं अपनी 10वीं अनुसूची में। तो मेरे भाई जो 10वीं अनुसूची है वो दल बदल से संबंधित है। सर ये दल बदल क्या होता है? तो यानी कि दल बदल से संबंधित का मतलब ये है कि कोई भी राजनेता जो है वो अपना जिस दल में वो रह रहा है उस दल को छोड़कर किसी और दल को एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है ना। इसके बारे में इसमें कुछ नियम कानून दिए गए हैं मेरे भाई कि ये जो 10वीं अनुसूची है वो राजनेताओं के दल बदल से संबंधित है। कोई भी राजनेता किसी भी पार्टी का है वो उस पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में जा सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ नियम कानून दिए गए हैं। वो नियम कानून हमारे 10वीं अनुसूची में संबंधित है। वो नियम कानून हमारे 10वीं अनुसूची में संबंधित है मेरे भाई। तो आपको समझ में आ गया होगा कि 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है। तो 10वीं अनुसूची जो है वो दल बदल से संबंधित है। अब बात करते हैं हमारी 11वीं अनुसूची, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट अनुसूची है भाई। ये जो मेरी 11वीं अनुसूची है इसको 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था मेरे भाई। जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था वो 1985 में हुआ था। 1985 में जो हमारा 73वां संविधान संशोधन हुआ था मेरे भाई, उसके अंतर्गत ये हमारा 11वीं अनुसूची जोड़ा गया है। और ये जो 11वीं अनुसूची है मेरे भाई वो पंचायती राज से संबंधित है। अब पंचायती राज क्या है इसको भी थोड़ा सा समझ लीजिए। पंचायती राज ये आप देखे होंगे ग्रामीण इलाकों में आज भी वहां पर आप देखते हो प्रधान पद का चुनाव होता है। तो जो प्रधान पद है ये पंचायती राज से ही संबंधित है। यानी कि जो प्रधान पद का चुनाव होता है, बीटीसी का चुनाव होता है, वार्ड और मेंबर का चुनाव होता है, ठीक है ना। वार्ड मेंबर नहीं, केवल मेंबर का चुनाव होता है हमारे ग्राम में बात कर रहे हैं, ग्राम पंचायत के अंदर बात करते हैं। तो ग्राम पंचायत के अंदर जो भी हमारे प्रधान पद होते हैं या बीटीसी होते हैं उन सबका जो जिक्र होता है वो हमारे पंचायती राज के अंतर्गत होता है। पंचायती राज ये बताती है कि ग्राउंड लेवल पर, जमीनी स्तर पर, यानी गांव के स्तर पर हमारा प्रशासन कैसा होना चाहिए। तो इसके बारे में जिक्र है हमारा 11वीं अनुसूची के अंतर्गत। तो ये जो 11वीं अनुसूची है मेरे भाई ये पंचायती राज से संबंधित है और इसको 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा खासा कि जो हमारी पंचायती राज है ये किस संविधान संशोधन से संबंधित है। तो मेरे भाई ये 73वें संविधान संशोधन से संबंधित है। तो ये तो रही हमारे ग्रामीण लेवल की बात है। जब हम लोग बढ़ते हैं सिटी में, टाउन में, तो वहां पर आता है नगर पालिका। तो ये जो 12वीं अनुसूची है वो नगर पालिका से संबंधित है। यानी कि 12वीं अनुसूची में किसी भी नगर पालिका के अंतर्गत जो भी नगर निकाय के अंतर्गत जो भी चुनाव होते हैं, पार्षद का, ठीक है ना, वार्ड मेंबर का, ये सब का जो चुनाव होता है उन चुनाव के बारे में पूरा का पूरा जिक्र किया गया है हमारे नगर पालिका से संबंधित विषय में, ठीक है ना। यानी कि जो 12वीं अनुसूची है वो नगर पालिका से संबंधित है और इसमें नगर पालिका की शक्तियों और उसके अधिकार तथा जिम्मेदारियों के बारे में जिक्र किया गया है कि नगर पालिका की क्या शक्ति है, उसके क्या क्या अधिकार है, उसके क्या क्या जिम्मेदारियां हैं। ये बातें बताई गई है हमारे 12वीं अनुसूची जो कि अंतिम अनुसूची है, ठीक है मेरे भाई। और ये जो 12वीं अनुसूची है ये 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन को द्वारा जोड़ा गया था, जबकि 11वीं अनुसूची जिसको हम लोग पंचायती राज बोल रहे हैं वो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। इस तरीके से हमारी 12 के 12 अनुसूचियां कंप्लीट होती है मेरे भाई। अब हम देखने वाले हैं कि इन अनुसूचियों से संबंधित बाकी जितने भी एग्जाम होते रहते हैं उनमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके भी कुछ क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया हूं, जो कि हमारे प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, रेलवे में पूछे गए और एसएससी में पूछे गए, और फिर तो कुछ क्वेश्चन हम वो भी रखे हैं जो यूपीएससी में भी पूछा गया है। तो आइए हम उन सभी क्वेश्चन को बारी बारी से देखते हैं। वो सभी क्वेश्चन क्या है जो हमारे संविधान के अनुसूचियों से संबंधित होती है। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। तो मेरे भाई आपके सामने ये पहला क्वेश्चन मैंने लगा दिया है। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि संविधान की जो दूसरी अनुसूची है उसका संबंध किससे है। संविधान की जो दूसरी अनुसूची है मेरे भाई उसका संबंध किससे है, इस पे हमारी बात होने वाली है। आप देख रहे हैं
कि पहला क्वेश्चन क्या लिखा है कि संविधान के दूसरी अनुसूची का संबंध किससे है। तो जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया कि जो दूसरी अनुसूची है वो किससे संबंधित है। आई होप आप गेस कर पा रहे होंगे कि दूसरी अनुसूची हमारे किससे संबंधित है मेरे भाई। तो दूसरी अनुसूची संबंधित है हमारे पद अधिकारियों के वेतन और भत्ते से, हमारे पद अधिकारियों के वेतन और भत्ते से मेरे भाई। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन क्या हो जाता है सही, हमारा ऑप्शन बी इज राइट। हमारा जो ऑप्शन बी है वो सही जाता है, महत्वपूर्ण पद और अधिकारियों के वेतन और भत्तों से संबंधित हमारे दूसरी अनुसूची। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो मेरे भाई हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, कौन सी अनुसूची 22 भाषाओं, ठीक है ना, 22 भाषाओं से संबंधित है या भी 22 भाषाओं की मान्यता दी गई है। यानी कि कौन सी अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, इसके बारे में ये जिक्र करता है मेरे भाई। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन वो कह रहा है कि कौन सी अनुसूची में 22 भाषाओं की मान्यता दी गई। यानी कि बात तो वही है कि किस अनुसूची में मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है। किस अनुसूची में मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है, उसी अनुसूची के बारे में ये बात कर रहा है। तो मेरे भाई मैंने आपको बता रखा है कि 8वीं अनुसूची जो है वो मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं के बारे में बताता है। जो मेरी 8वीं अनुसूची है वो मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं के बारे में मुझे बताता है। तो इस तरीके से मेरा ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाता है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 8वीं अनुसूची है जो मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं के बारे में हमें बताता है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो मेरे भाई मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करता है कि संविधान की जो 6वीं अनुसूची है वो किस राज्य में लागू नहीं होती। संविधान की जो 6वीं अनुसूची है वो किस राज्य में लागू नहीं होती मेरे भाई। तो आपको ज्ञात होगा कि जो 6वीं अनुसूची वो किससे संबंधित है मेरे भाई। जो 6वीं अनुसूची है वो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के प्रशासन और उसके नियंत्रण से संबंधित है। कौन कौन? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये जो 4 राज्य हैं इनके प्रशासन और इनके नियंत्रण से संबंधित है मेरे भाई। और इनके अलावा बाकी किसी राज्यों पर हमारा 6वीं अनुसूची काम नहीं करता है। बाकी किसी राज्य पर 6वीं अनुसूची लागू नहीं होता, केवल 4 राज्यों पर होता है, वो है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो मेरे भाई आइए देखते हैं ऑप्शन में कहाँ है। तो मेरे भाई आप देख रहे हैं कि जो 6वीं अनुसूची है वो मणिपुर पर भी लागू नहीं होता है, मिजोरम पर लागू होता है और मेघालय पर लागू होता है और नागालैंड पर भी लागू नहीं होता मेरे भाई। तो इस तरीके से मेरा ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी दोनों सही हो जाता है। मणिपुर और नागालैंड ये जो हमारे ऑप्शन में दिए गए ये 2 राज्य हैं जिस पे हमारी 6वीं अनुसूची लागू नहीं होती है। आई होप आपको बातें समझ में आ गया होगा ये 2 राज्य क्यों, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है जो 6वीं अनुसूची है उसके अंतर्गत असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के प्रशासन और उसके नियंत्रण के बारे में बताता है। तो अब इस ऑप्शन में मेरे पास तो मिजोरम है, यानी इस पे तो लागू होगा, मेघालय भी है, इस पे लागू होगा, लेकिन सवाल है कि भैया किस पर लागू नहीं होता है। तो मेरे भाई मणिपुर पर भी लागू नहीं होता है और नागालैंड पर भी लागू नहीं होता है। ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग मेरा ऑप्शन ए और सी इज राइट हो जाता है मेरे भाई। तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो मेरे भाई नया क्वेश्चन जो मेरा है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को, एक मिनट, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है कि किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। तो मेरे भाई अभी आपको मैंने बताया कि जो 9वीं अनुसूची है वो किससे संबंधित है मेरे भाई। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार और जमींदारी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित है। तो अब ये जो 9वीं अनुसूची है वो कह रहा है किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। तो मेरे भाई वो ऑप्शन है तमिलनाडु, यानी कि तमिलनाडु वो राज्य है जिनको 9वीं अनुसूची में सम्मिलित कर लिया गया है। ठीक है मेरे भाई, तमिलनाडु राज्य का जो आरक्षण विधेयक है उसको हम लोग 9वीं अनुसूची में सम्मिलित करेंगे। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य में नामों की अनुसूची, ठीक ना, राज्य में नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य में नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। तो मेरे भाई इसका मतलब पहले समझो, ये क्वेश्चन कह रहा है कि वो कौन सी अनुसूची है जो संघ राज्य के नाम तथा उसके न्यायिक क्षेत्र के बारे में बताता है। तो मेरे भाई मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो हमारी पहली अनुसूची है, हमारी जो पहली अनुसूची है उसी के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उसकी सीमाएं तथा उसके जो न्यायिक क्षेत्र है इसके बारे में जिक्र किया गया है। तो इस तरीके से मेरा ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। यही है हमारा भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यों में नाम की सूची और राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। तो राज्य क्षेत्रों के बारे में हमारी पहली अनुसूची बताता है कौन सा राज्य की सीमा कहां तक होगी, उसका नामकरण क्या क्या है। ठीक है, इस तरीके से मेरा ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाता है। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा कि भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची, एक मिनट, भारतीय संविधान में जो 9वीं अनुसूची है किस संविधान संशोधन द्वारा प्रवर्तित किया गया है, यानी कि जोड़ा गया है। ये है हमारा क्वेश्चन कि भैया भारतीय संविधान में जो मेरी 9वीं अनुसूची है, मेरे भाई भारतीय संविधान में जो 9वीं अनुसूची है वो किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। तो मैंने अभी आपको बताया है कि जो 9वीं अनुसूची है मेरे भाई वो कब जोड़ा गया था, क्योंकि आपको पता है कि जो हमारा जो मूल संविधान था उसके अंदर कुल 8 ही अनुसूचियां थे, बाकी अनुसूचियां बाद में जोड़ी गई है। तो बाद में सबसे पहले कौन सी अनुसूची जोड़ी गई होगी, 9वीं। तो सबसे पहला संविधान संशोधन हुआ होगा उस समय। भैया जब जोड़ना है तो हमें संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। जब हम पहली अनुसूची जोड़ रहे हैं पहली बार संशोधन तो करेंगे हम ना। तो इसके अकॉर्डिंग हम देख पाए तो हमारा जो 9वीं अनुसूची है वो पहले संविधान संशोधन के द्वारा हमारे संविधान में जोड़ा गया था। पहले संविधान संशोधन के द्वारा हमारे जो 9वीं अनुसूची है वो हमारे संविधान में ऐड किया गया था मेरे भाई। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करता है कि किस अनुसूची में केंद्र और राज्यों के मध्य, किस अनुसूची में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के बंटवारे के बारे में वर्णन किया गया है। किस अनुसूची में केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों के बंटवारे का वर्णन किया गया है, यानी कि बात ही हो रही है केंद्र और राज्य के मध्य संबंध के बारे में। तो मेरे भाई मैंने आपको बताया है कि 7वें जो अनुसूची है वो केंद्र और राज्यों के मध्य क्या संबंध होंगे, कितनी शक्ति केंद्र के पास होगी, कितनी शक्ति राज्य के पास होगी, यानी कि शक्तियों के बंटवारे का जिक्र हमारे 7वीं अनुसूची में किया गया है मेरे भाई। इस तरीके से मेरा ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाता है, यानी कि 7वीं अनुसूची है जिसमें केंद्र और राज्यों के मध्य संबंध के बारे में जिक्र किया गया है और इसी में केंद्र और राज्य के शक्तियों का बंटवारा भी किया गया है। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे भाई। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के निर्माण के समय, यानी कि मूल संविधान की बातें कर रहा है। संविधान के निर्माण के समय मूल संविधान में कितने अनुच्छेद, अनुसूचियां और भाग थे मेरे भाई। कितने अनुच्छेद थे और कितनी अनुसूचियां थी और कितने भाग थे, ये बातें हमें समझना पड़ेगा मेरे भाई। ये बातें हमें समझना पड़ेगा कि जो हमारा मूल संविधान है उसमें अनुच्छेद कितने थे और उसके बाद अनुसूचियां कितनी थी तथा उसमें कितने भाग थे। तो हम मूल संविधान के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि जो मेरा मूल संविधान है उसके अंतर्गत कुल 8 अनुसूचियां थी और 22 भाग थे और 395 अनुच्छेद थे मेरे भाई। ये मूल संविधान की हम बात कर रहे हैं, वर्तमान संविधान की बात नहीं कर रहे हैं। आई होप आपको बातें समझ में आ रही होगी कि हमारे मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे। तो मेरे भाई मेरे मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी। अब इसके अनुसार हम अपने ऑप्शन को देखें तो मुझे ऑप्शन नंबर बी इज राइट प्राप्त होता है कि इसी में लिखा गया 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22
भाग है। ये ऑप्शन नंबर बी ही मेरा क्या होगा मेरे भाई, सही होगा। यही है मेरा मूल संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, कितनी अनुसूचियां हैं और कितने भाग हैं। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अब कह रहा है कि वर्तमान संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, कितनी अनुसूचियां हैं और कितने भाग हैं। तो मैंने आपको बता रखा है कि वर्तमान समय में हमारा जो अनुच्छेद है वो भी बढ़ चुका है, हमारा जो भाग है वो भी बढ़ चुका है और हमारे अनुच्छेद की संख्या भी बढ़ चुकी है। तो जो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, वर्तमान में बढ़कर वो 12 हो गई है। जो मूल संविधान में हमारे 22 भाग थे, वो वर्तमान में बढ़कर 25 हो चुके हैं मेरे भाई। और रही बात अनुच्छेद की, तो जो 395 हुआ करता था मूल संविधान में कभी, वो अब बढ़कर हो गया है 448। हाँ मेरे भाई, अब वो जो संविधान के अंदर अनुच्छेद है जो कभी 395 हुआ करता था हमारे मूल संविधान के अंतर्गत, अब वो वर्तमान समय में उनमें वृद्धि हो चुकी है। अब वो बढ़कर हो गया है 448। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम चेक करें तो हमारा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाता है, जिसमें 448 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियां हैं और 25 भाग हैं। 12 अनुसूचियां और 25 भाग तथा 448 अनुच्छेद, ये वर्तमान समय के हमारे संविधान की स्थिति को बता रहा है। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है। 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है मेरे भाई। तो मैंने आपको बता रखा है कि जो 12वीं अनुसूची है वो हमारे 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था और इसका संबंध हमारे नगर पालिका से है। यानी कि नगर पालिका का क्या जिम्मेदारी होगा, उसके क्या क्या अधिकार होंगे, ठीक है ना, और उसकी क्या क्या शक्तियां होंगी, इसके बारे में जिक्र करता है हमारी 12वीं अनुसूची। इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाता है, ठीक है ना। नगरीय निकाय, इसी को बोला जाता है नगर पालिका मेरे भाई। इसको क्या कहते हैं, नगर पालिका बोलते हैं, नगर पालिका। नगरीय निकाय को ही हम लोग क्या कहेंगे, नगर पालिका। तो 12वीं अनुसूची मेरे भाई नगर पालिका से संबंधित है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करता है, कहता है कि पंचायती राज का संबंध किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। यानी कि पंचायती राज जो है वो किस अनुसूची से संबंध रखता है, ये है क्वेश्चन, ठीक है ना, का अर्थ है। यानी क्वेश्चन क्या करता है कि जो पंचायती राज है, वो जो पंचायती राज है उसका संबंध किस अनुसूची से है। क्वेश्चन का मतलब यही है मेरे भाई, ये क्वेश्चन आपसे जानना चाह रहा है कि जो पंचायती राज है उसका संबंध किस अनुसूची से है मेरे भाई। मैंने आपको बता रखा है कि पंचायती राज का जो संबंध है मेरे भाई वो 11वीं अनुसूची से, इस अनुसूची से 11वीं अनुसूची से, जबकि हमारी नगर पालिका जो है वो 12वीं अनुसूची में आती है, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं, देखते हैं मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो मेरे भाई मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जो 73वां संविधान संशोधन किया गया है, जो 73वां संविधान संशोधन किया गया है, ठीक है ना, वो किससे संबंधित है। जो 73वां संविधान संशोधन किया गया है उसका संबंध किससे है, ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो मेरे भाई मैंने आपको बता रखा है कि जो 73वां संविधान संशोधन है वो पंचायती, तो मेरे भाई जो 73वां संविधान संशोधन है मेरे भाई वो मैंने आपको बता रखा है कि वो पंचायती राज से संबंधित है। 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया है जो पंचायती राज से संबंधित है। तो इस तरीके से मेरा ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाता है, पंचायती राज। यानी जो पंचायती राज है वो 73वें संविधान से, 73वें संविधान संशोधन से संबंधित है और इसी 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत हमारी 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी जो पंचायती राज से संबंध रखती। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जो 74वां संविधान संशोधन हुआ है उसका संबंध किससे है। जो 74वां संविधान संशोधन हुआ मेरे भाई उसका संबंध इससे है। तो मैं भी इसको बता रखा हूं कि ये जो 74वां संविधान संशोधन है वो किससे संबंधित है।
तो आई होप आप गेस कर पा रहे होंगे जो 74वां संविधान संशोधन है मेरे भाई, वो है आपका नगर पालिका से संबंधित। 74वें संविधान संशोधन के द्वारा ही हमारे अनुसूची के अंतर्गत 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, और ये जो 12वीं अनुसूची है ये नगर पालिका से संबंधित है। इस प्रकार जो 74वां संविधान संशोधन हुआ है वो नगर पालिका से संबंध रखता है। आई होप बातें आपको सब कुछ समझ में आ रही होगी। अगर आपको मेरी बातें समझ में आ रही होगी, आपको ये सेशन अच्छा लग रहा होगा मेरे भाई, तो आप सभी लोग इस सेशन को अपने सभी मित्रों तक जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आज आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है कि राष्ट्रपति का पद किस अनुसूची से संबंधित है। ठीक है ना, अब बातें हो गई सीधे के सीधे राष्ट्रपति पर, यानी कि राष्ट्रपति का जो पद है वो किस अनुसूची से संबंधित है। इसका मतलब ये है कि जो राष्ट्रपति है उनका संबंध हमारे संविधान की किस अनुसूची से, यानी कि राष्ट्रपति का जिक्र कौन सी अनुसूची करता है, ये तो हमें समझना पड़ेगा। तो मेरे भाई मैंने आपको बता रखा है कि जो दूसरी अनुसूची है उसी के अंतर्गत पद अधिकारियों के वेतन और भत्ते की बात हुई थी, और तीसरी अनुसूची के अंतर्गत पद अधिकारियों के शपथ ग्रहण की बात हुई थी। तो मेरे भाई जब कोई शपथ ग्रहण कर लेता है तब ना अधिकारी बनता है, उससे पहले कोई अधिकारी होता है क्या? आपने देखा होगा कि जब मेरे लोकसभा का चुनाव होता है तो चुनाव कोई पार्टी जीतती है, लेकिन प्रधानमंत्री तुरंत तो बनता नहीं है। चेहरा होता भले ही प्रधानमंत्री का कोई, लेकिन वो तब तक प्रधानमंत्री नहीं होता जब तक कि वो शपथ ग्रहण ना कर ले। तो यानी कि शपथ ग्रहण करने के बाद ही कोई भी व्यक्ति इस संविधान से संबंधित पद का अधिकारी होता है। यानी कि जब भी हम पद अधिकारियों की बात करें मेरे भाई तो उसका संबंध होगा हमारे तीसरी अनुसूची से, और जब मैं उनके वेतन और भत्ते की बात करूं मेरे भाई तो उनका संबंध होगा दूसरी अनुसूची से। तो यहाँ बात हो रही है हमारे राष्ट्रपति की मेरे भाई, यहाँ बात हो रही है हमारे राष्ट्रपति की। तो आप देख सकते हैं जो राष्ट्रपति है वो हमारे संविधान का एक संवैधानिक पद है, हमारे संविधान का एक संवैधानिक पद है मेरे भाई। ठीक है ना, मेरे संविधान का एक संवैधानिक पद है, और उस पद पर जो व्यक्ति नियुक्त किया जाता है उसको कहते हैं पद अधिकारी। यानी कि राष्ट्रपति भी हमारे संविधान के नजरों में एक पद अधिकारी हैं। जब ये पद अधिकारी हैं तो इनका संबंध कौन सी अनुसूची से होगा मेरे भाई? आई होप आपको बातें क्लियर क्रिस्टल हो रही होगी कि कितने डिटेल्स में आपको हम समझा रहे हैं और कैसे हम सवालों का जवाब दें। जब हमारे पद अधिकारी राष्ट्रपति जी हैं तो इनका संबंध हमारे तीसरी अनुसूची में किया गया है। क्यों सर दूसरी अनुसूची में क्यों नहीं? क्योंकि दूसरी अनुसूची कहता है कि भैया उसके अंतर्गत अगर कोई संविधान के नजर में कोई पद अधिकारी है उसका वेतन क्या होगा, उसको भत्ते क्या दिए जाएंगे, इसका जिक्र दूसरी अनुसूची में है। जबकि तीसरे अनुसूची में है पद अधिकारियों का शपथ ग्रहण। यानी कि जब तक कोई व्यक्ति शपथ ग्रहण करेगा नहीं तब तक वो पद अधिकारी होगा नहीं, यानी जब शपथ ग्रहण करेगा तभी वो अधिकारी माना जाएगा। इस तरीके से हमारे जो तीसरी अनुसूची है मेरे भाई वो राष्ट्रपति के पद से संबंधित रखता है। राष्ट्रपति क्या कोई पद अधिकारी हो बिना शपथ ग्रहण किए वो अधिकारी बनेगा ही नहीं। इसलिए कोई भी अधिकारी की बात आए मेरे भाई उसका आंसर तीसरी अनुसूची होगा, और दूसरी अनुसूची में उनके वेतन और भत्ते की बात की जाती है। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की तरफ मेरे भाई। ये आज आपका ये लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं मेरा लास्ट क्वेश्चन क्या है। कह रहा कि भारतीय संविधान के तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? भारतीय संविधान के तीसरी अनुसूची का संबंध किससे मेरे भाई? मैंने ऑप्शन में दे रखा है भाषाओं से है, या पद अधिकारियों के वेतन से है, या राज्यसभा के प्रतिनिधित्व से है, या शपथ तथा प्रतिज्ञान से है। तो मेरे भाई जो भाषा की बात हुई है वो 8वीं अनुसूची में हुई, आपको मैंने बता रखा है। और जो पद अधिकारियों के वेतन और भत्ते की बात हुई मेरे भाई वो दूसरी अनुसूची में हुई है। और राज्यसभा में जो प्रतिनिधित्व है यानी कि राज्यसभा में सीटों के बंटवारे की बात, राज्यसभा में सीटों के बंटवारे की बात हम लोग यहाँ पर करते हैं। तो आपको पता है कि राज्यसभा में जो सीटों का बंटवारा होता है मेरे भाई
उसमें आपका आ जाता है कौन सी अनुसूची मेरे भाई, उसके अंतर्गत आपकी सभा में सीटों के बंटवारा से संबंधित रखता है। तो अब बचा हमारा डी ऑप्शन, और यही है शपथ ग्रहण वाली बात। यानी कि आपको पता है कि तीसरी अनुसूची में जितने भी पद अधिकारी होते हैं उनको शपथ दिलाया जाता है, उनको प्रतिज्ञा दिलाया जाता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब यह है तीसरी अनुसूची शपथ ग्रहण और प्रतिज्ञा से संबंधित है। इस प्रकार से आपने देखा कि ये जो हमारे भारतीय संविधान की अनुसूचियां हैं उनसे किस प्रकार के क्वेश्चन बनाए जाते हैं मेरे भाई, आप देख सकते हैं। मैंने उस तमाम प्रकार के क्वेश्चन को आपके सामने कलेक्ट करके रख दिया है और आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा। और मुझे उम्मीद है कि अनुसूचियों के ऊपर से अगर कभी क्वेश्चन आता है, अनुसूचियों के ऊपर से अगर कभी क्वेश्चन आता है तो इससे बाहर तो नहीं ही जाए। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ रही होगी। तो चलिए आज के लिए केवल इतना ही, बाकी हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, फिर से हम लोग देखते हैं इसके आगे की कहानी। तो चलते चलते मैं आपसे एक बार जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपको मेरी ये सेशन आपको जरा भी पसंद आ रहा है मेरे भाई, पसंद आ रहा है तो आप सभी इसको अपने सभी मित्रों में शेयर कीजिए। और यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं मेरे भाई तो इसको आप सब्सक्राइब भी कीजिए। बाकी थैंक यू, धन्यवाद।